अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के नेक्स्ट 30 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही हम इसके आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। ये कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का नेक्स्ट पोर्शन है। तो देन स्टार्ट करते हैं। स्पेशलाइज्ड सेलुलर कॉर्पसेस डिटेक्ट द सेंसेशन ऑफ। इस एमसीक्यूज़ में वो कह रहा है कि जो कॉर्पसल सेलुलर होते हैं स्पेशलाइज्ड किस्म के, वो किस चीज़ को सेंस करते हैं, वो किस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं या वो किस चीज़ के लिए स्टिमुलस का काम करते हैं। तो ए ऑप्शन है प्रेशर, टच, पेन। बी ऑप्शन है प्रेशर, विजन एंड हेयरिंग। सी ऑप्शन है प्रेशर, हीट एंड कोल्ड। डी ऑप्शन है प्रेशर, टेस्ट एंड टच। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, प्रेशर, हीट एंड कोल्ड। यानी कि जो स्पेशलाइज्ड को सेलुलर कॉर्पसेस होते हैं वो प्रेशर, हीट एंड कोल्ड को डिटेक्ट करने में मदद देते हैं और फिर इनको डिटेक्ट करके स्टिमुलस के ज़रिए जो मैसेज है वो हमारी जो है वो न्यूरॉन्स के ज़रिए ट्रांसमिट करते हैं इफेक्टर्स में, ताकि एक रिस्पॉन्स और प्रॉपर एक रिस्पॉन्स पैदा हो सके। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, प्रेशर, हीट एंड कोल्ड। 32 एमसीक्यूज देखते हैं। द चीफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर। तो इसमें कह रहा है कि नर्वस सिस्टम का जो बुनियादी स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट जो है नर्वस सिस्टम का, एक बुनियादी इकाई जो है वो क्या है। तो ए है सेल बॉडीज, बी है न्यूरॉन्स, सी है एक्सॉन्स, डी है रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, न्यूरॉन्स। यानी कि न्यूरॉन्स जो है वो नर्वस सिस्टम की बुनियादी इकाई है या बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है या बेसिक यूनिट भी आप कह सकते हैं। तो न्यूरॉन्स जो है वो नर्वस सिस्टम का एक बेसिक यूनिट है और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी सेल बॉडीज जो हैं वो न्यूरॉन्स में जो है वो न्यूरॉन्स में जो है वो खुराक पहुंचाने का काम करती हैं और इसके अलावा एक्सॉन्स जो हैं ये न्यूरॉन्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होते हैं। बाकी रिसेप्टर्स एंड फैक्टर वो हम जानते हैं कि ये नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं। तो न्यूरॉन्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। 33 एमसीक्यूज को देखते हैं। डैश प्ले अ वाइटल रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ न्यूरॉन्स एंड द प्रोटेक्शन बाय माइलिन शीथ। इसमें कह रहा है कि वो कौन सी चीज़ है जो न्यूरॉन्स के लिए न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ा के लिए बहुत ज़्यादा अहम है और माइलिन शीथ के ज़रिए न्यूरॉन्स की प्रोटेक्शन में भी मदद देती है। वो कौन सी चीज़ है जो उसको ग़िज़ा भी मुहैया करती है और न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट भी करती है। तो ए ऑप्शन है सोमा, बी ऑप्शन है सेल बॉडी, सी ऑप्शन है न्यूरोग्लिया, डी ऑप्शन है डेंड्राइट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया जो है वो वाइटल रोल प्ले करता है न्यूट्रिशन को खुराक पहुंचाने में, न्यूट्रिशन पहुंचाने में और इसके अलावा माइलिन शीथ के ज़रिए इनको प्रोटेक्ट भी करता है ताकि वो किसी किस्म के डेंजर से या किसी किस्म की जो है वो चीज़ से प्रोटेक्ट हो सकें और हार्म ना हो सके किसी चीज़ से। तो ये न्यूरोग्लिया का फंक्शन है ये दोनों। ये भी एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और कई बार पास्ट पेपर में आ चुका है। 34 एमसीक्यूज को देखते हैं। देयर आर डैश फंक्शनल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। कह रहा है कि न्यूरॉन्स की फंक्शनल टाइप्स या फंक्शनली तौर पे हम न्यूरॉन्स को कितने जो है टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं या फंक्शन के लिहाज से हम उन्हें कितने किस्म में इकसाम में तकसीम कर सकते हैं। तो वो उस हिसाब से बताना है कि न्यूरॉन्स की टाइप्स। तो ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, 3। न्यूरॉन्स को हम फंक्शनली जो है या अगर हम फंक्शनली इसको कैटेगराइज करना चाहें तो हम इसको 3 इकसाम में डिवाइड कर सकते हैं। तो देयर आर 3 फंक्शनल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, 3। 35 एमसीक्यूज को देखते हैं। द डैश ऑफ सर्टेन ब्रेन सेल्स ब्रांच प्रोफ्यूजली गिविंग अ ट्री लाइक अपीयरेंस। कह रहा है कि ब्रेन सेल्स का कौन सा पार्ट है जो ब्रांचिंग जिसकी काफ़ी ज़्यादा होती है और वो एक ट्री की तरह दरख्त नुमा हमें अपीयरेंस देता है या दरख्त नुमा हमें शक्ल देता है क्यों अपनी डिवीजन की वजह से। वो कौन सी चीज़? ए एक्सॉन्स, बी सेल बॉडीज, सी डेंड्राइट्स, डी सोमा।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा डिवीजन पाई जाती है और ये ब्रेन सेल्स में जो होते हैं एक ट्री की तरह की अपीयरेंस देते हैं, दरख्त नुमा इनकी शक्ल होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी डेंड्राइट्स। मैनी ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन द डैश ऑफ न्यूरॉन्स। बहुत सारे जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं, न्यूरॉन के किस पार्ट पे ग्रेन्यूल्स जो यानी कि जो दाने नुमा जो स्ट्रक्चर होते हैं दानेदार से वो न्यूरॉन में कहाँ मौजूद होते हैं। ए है एक्सॉन एंडिंग, बी एक्सॉन्स, सी डेंड्राइट्स, डी सेल बॉडीज और सोमा। तो सेल बॉडीज़ में हम सब जानते हैं कि न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ या सोमा में ग्रेन्यूल्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी सेल बॉडीज़ और सोमा। नेक्स्ट 38 एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। द न्यूरॉन हैज़ डैश अराइजिंग फ्रॉम इट्स सेल बॉडी। न्यूरॉन्स में जो सेल बॉडी जो एक बुनियादी इसका पार्ट है न्यूरॉन का, उसमें हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है, क्या चीज़ उसमें अराइज हो रही होती है। ए है डेंड्राइट्स, बी एक्सॉन्स, सी डेंड्रॉन, डी प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। तो न्यूरॉन में जो है वो हमें प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं। प्रोटोप्लाज्म के जो थ्रू प्रोसेस हो रहे होते हैं वो हमें न्यूरॉन में देखने को मिलते हैं उसकी सेल बॉडी के पास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। 39 एमसीक्यू देखते हैं। देयर आर डैश मेन टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस और फाइबर्स इन न्यूरॉन्स। कह रहा है कि जो न्यूरॉन्स के अंदर हमने पढ़े हैं कि दो फाइबर्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं और डेंड्राइट्स होते हैं। तो ये वही बात कर रहा है कि वो कितनी टाइप्स के फाइबर्स होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए 2। दो तरह के न्यूरॉन्स में फाइबर्स या साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस पाए जाते हैं, जिनमें से एक है एक्सॉन्स जो नर्व इंपल्स को सेल बॉडी से अवे लेके जाता है और ये दूसरा है डेंड्राइट्स जो नर्व इंपल्स को टुवर्ड्स सेल बॉडी लेके जाता है। तो ये दो तरह के फाइबर्स न्यूरॉन में पाए जाते हैं नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए 2। 40th एमसीक्यूज को देखते हैं। इट मे बी मोर देन अ मीटर लॉन्ग इन सम न्यूरॉन्स। कह रहे हैं कि कुछ न्यूरॉन्स में ये 1 मीटर से ज़्यादा लंबा भी हो सकता है। वो क्या है, कौन सी चीज़ है जो ए न्यूरॉन में 1 मीटर से भी लंबा हो सकता है। ए है एक्सॉन एंडिंग, बी एक्सॉन, सी डेंड्राइट्स, डी डेंड्रॉन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी एक्सॉन, क्योंकि एक्सॉन्स जो है वो एक्सॉन्स का ए शो कर रहा है कि अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, और चूँकि इसने नर्व इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके जाना होता है तो इससे जो है वो लेंथ चाहिए होती है न्यूरॉन्स में। तो ये कहीं न्यूरॉन्स में किसी न्यूरॉन्स में 1 मीटर से ज़्यादा लेंथी भी हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी एक्सॉन। 41 एमसीक्यूज। Nizal's granules, which are group of ribosomes associated with endoplasmic reticulum and Golgi apparatus, are present in। कह रहे हैं कि जो Nizal's granules हैं क्यों जो कि ग्रुप्स होते हैं राइबोसोम्स का एंडोप्लाज्मिक और गोल्जी अपरेटस के साथ मिलके एक ग्रुप बनता है जिसे Nizal's granules कहते हैं। और ये कहाँ पे जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं या कहाँ पे ये पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है डेंड्राइट्स, बी ऑप्शन है एक्सॉन, सी ऑप्शन है सेल बॉडी, डी ऑप्शन है एक्सोप्लाज्म। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी सेल बॉडी। ये निजाइल्स ग्रैन्यूल्स जो हैं ये राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस का सम होता है और ये न्यूरॉन में सेल बॉडी पर मौजूद होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी सेल बॉडी। 42 एमसीक्यूज है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, न्यूरोफिब्रिल्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट throughout the dash of neuron। माइक्रोट्यूब्यूल्स, न्यूरोफिब्रिल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूरॉन में किस जगह पर मौजूद होते हैं। ए ऑप्शन है एक्सॉन, बी ऑप्शन है डेंड्रॉन, सी ऑप्शन है एक्सोप्लाज्म, डी ऑप्शन है डेंड्राइट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी एक्सोप्लाज्म।
ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया या माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये एक्सोप्लाज्म में न्यूरॉन के अंदर एक्सोप्लाज्म जो होता है उसमें मौजूद होते हैं। और ये न्यूरॉन में एक्सोप्लाज्म जो है इसका फ्लूइड है, जैसा कि हम जो है एक सेल में साइटोप्लाज्म मौजूद होता है कि उसके अंदर ऑर्गेनेलिस फ्लोट कर रही होती हैं, इसी तरह जो न्यूरॉन का फ्लूइड जो है उसे हम एक्सोप्लाज्म का नाम देते हैं। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेलिस हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये न्यूरॉन में उसके फ्लूइड में एक्सोप्लाज्म में मौजूद होती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, एक्सोप्लाज्म। 43 MCQs. The dash is the main nutritional part of the nerve cell and is concerned with the biosynthesis of materials necessary for the growth and maintenance of neuron. कह रहे हैं कि न्यूरॉन या नर्व सेल का वो कौन सा बुनियादी न्यूट्रिशनल पार्ट है जो कि एक मटेरियल को सिंथेसाइज भी करता है, जो कि न्यूरॉन की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके अलावा न्यूरॉन को ग़िज़ा भी वही मुहैया करता है और न्यूरॉन की जो है वो प्रोटेक्शन भी करता है, उसे ग्रो भी होने देता है, उसकी मेंटेनेंस भी करता है। वो कौन सा पार्ट है? ए ऑप्शन है सेल बॉडी, बी ऑप्शन है डेंड्राइट, सी ऑप्शन है डेंड्रॉन, डी ऑप्शन है एक्सॉन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, सेल बॉडी। सेल बॉडी जो है वो पहली बात तो ये न्यूट्रिशन जो है वो न्यूरॉन का मेन पार्ट है। इसके अलावा ये न्यूट्रिशनल पार्ट भी है क्योंकि ग़िज़ा भी मुहैया करता है और इसके अलावा ये मटेरियल की बायोसिंथेसिस भी करता है और न्यूरॉन को ग्रो भी करवाता है और उसकी मेंटेनेंस भी देता है। तो सेल बॉडी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये न्यूरॉन का मेन पार्ट है। फोर्टी-4 MCQs हैं। If the dash of the neuron remains intact, it can regenerate axonal and dendrite fibers, but neurons once mature do not divide any further. कह रहे कि अगर न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है अगर हम उसे इंटैक्ट कर दें तो जी 44 MCQs को देखते हैं। If the dash of the neurons remains intact, it can regenerate axonal and dendrite fibers, but neurons once mature do not divide any further. कह रहे हैं कि न्यूरॉन में या नर्व सेल में कौन सा पार्ट है कि अगर हम उसे अलहदा भी कर दें, न्यूरॉन से कट ऑफ भी कर दें, तो वो दोबारा से अपने एक्सोनल फाइबर एंड डेंड्राइट फाइबर जो है वो बना लेगा, रीजनरेट कर लेगा। और लेकिन जब कह रहे हैं कि न्यूरॉन मैच्योर हो जाता है एक बार तो वो डिवाइड नहीं कर पाता। ये तो एक अलहदा से क्वेश्चन है कि न्यूरॉन जब डिवाइड हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो वो डिवाइड नहीं फर्दर करता। लेकिन मेन उसमें वो ये चीज़ डिस्कस कर रहा है कि न्यूरॉन का वो कौन सा पार्ट है कि अगर हम उसे न्यूरॉन से कट ऑफ भी कर दें, बिल्कुल उसे अलहदा आइसोलेट भी कर दें, तो वो दोबारा से अपना एक्सोनल एंड डेंड्राइट फाइबर रीजनरेट कर सकता है। ये एबिलिटी न्यूरॉन के किस पार्ट में मौजूद होती है? ए ऑप्शन है एक्सॉन, बी ऑप्शन है डेंड्रॉन, सी ऑप्शन है सेल बॉडी, डी ऑप्शन है डेंड्राइट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, सेल बॉडी। सेल बॉडी न्यूरॉन का वो पार्ट है कि अगर हम इसे न्यूरॉन से इंटैक्ट भी कर दें, इसे अलहदा भी कर दें, इसे आइसोलेट कर दें, तो ये दोबारा से अपने डिवाइड हो के अपना एक्सोनल एंड डेंड्राइट फाइबर जनरेट कर लेगा और दोबारा से ये पूरा न्यूरॉन की शक्ल में, न्यूरॉन की शेप में आ जाएगा। तो ये सेल बॉडी इसका मेन पार्ट है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, सेल बॉडी। 45 MCQs. The structures which respond to the impulse coming via motor neurons. वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए आती हुई इम्पल्स को वो रिस्पॉन्ड देते हैं? हमें पता है कि सबसे पहले जो है रिसेप्टर्स वो सेंसरी न्यूरॉन्स को पैगाम देते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स से नर्व इम्पल्स एसोसिएटिव न्यूरॉन के पास आती है, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स से नर्व इम्पल्स मोटर न्यूरॉन्स के पास कंडक्ट होती है। एंड मोटर न्यूरॉन्स से वो कह रहा है कि कौन से स्ट्रक्चर्स, कौन से ऑर्गन्स हैं जिनके पास इम्पल्स जाती है और वो रिस्पॉन्ड देते हैं और एक प्रॉपर फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाता है। तो ए ऑप्शन है रिसेप्टर्स, बी ऑप्शन है इफेक्टर्स, सी ऑप्शन है सेंस ऑर्गन्स, डी ऑप्शन है पेसिशियन कॉर्पसस, पेसिनियन कॉर्पसस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, इफेक्टर्स। जब जो है नर्व इम्पल्स मोटर न्यूरॉन्स के पास पहुंच जाती है तो मोटर न्यूरॉन्स उस इम्पल्स को इफेक्टर्स के पास कंडक्ट करते हैं जिससे वो रिस्पॉन्ड देते हैं और एक प्रॉपर जो है फंक्शन वो परफॉर्म हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, इफेक्टर्स। 46 MCQs.
द नर्वस पाथवेज यूटिलाइज्ड फॉर एन इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी एक्शन परफॉर्म्ड बाय आवर बॉडी इज कॉल्ड। कह रहा है कि नर्वस सिस्टम में या नर्व के ट्रैक में वो पाथवे जो इस्तेमाल होता है सिर्फ और सिर्फ कब, जब हमने एक इनवॉलंटरी एक्शन यानी कि वो एक्शन जो हमारे इख्तियार में ना हो, जो हमारे कंट्रोल में ना हो, उसको हमने परफॉर्म करना हो, या हमने एक अचानक से जो है वो फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना हो अपनी बॉडी के अंदर बगैर सोचे समझे, तो उस फंक्शन के लिए जो पाथवे या उस नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए जो पाथवे यूज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड, बी ऑप्शन है ब्रेन, सी ऑप्शन है रिफ्लेक्स आर्क, डी ऑप्शन है CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, रिफ्लेक्स आर्क वो पाथवे है जो नर्व सिस्टम या नर्वस सिस्टम तब यूटिलाइज करता है जब उसने एक इनवॉलंटरी एक्शन या एक इमीडिएट एक्शन जिसमें हमें सोचने का टाइम ना हो या जो हमारे इख्तियार में ना हो, जो हमारे कंट्रोल में ना हो, वो फंक्शन परफॉर्म करना हो, तो उसके लिए जो इम्पल्स होती है वो रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू कंडक्ट करवाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, रिफ्लेक्स आर्क। 47 MCQ है flow of impulse through the nervous system involving dash will be clear if we study an example law of reflex arc। कह रहे हैं कि नर्वस सिस्टम में वो कौन से फंक्शन जो हैं ऑर्गन्स हैं जिनमें से नर्व इम्पल्स गुजर के जाती है, पास होती है, तो वो रिफ्लेक्स आर्क की एग्जांपल भी बन सकती है। रिफ्लेक्स आर्क के लिए भी हम उसे एग्जांपल के तौर पर पढ़ सकते हैं। तो कितने पार्ट्स हैं जिनमें से नर्व इम्पल्स जो पास होती है? ए है रिसेप्टर्स, बी है न्यूरॉन्स, ए है रिसेप्टर्स न्यूरॉन्स इफेक्टर्स, बी है फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, सी है सेंसरी मोटर एंड एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, डी है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स एंड इफेक्टर्स। जब हम रिफ्लेक्स आर्क की एग्जांपल भी स्टडी करें तो उसमें भी नर्व इम्पल्स रिसेप्टर में से पास होके, न्यूरॉन्स में से पास होके, फिर उसके अलावा इफेक्टर से पास होके अपना जो है वो रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स आर्क तो पाथ भी होगा, रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो परफॉर्म कर देती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स, इफेक्टर्स। 48 MCQs है रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे ऑफ पैसेज ऑफ इम्पल्स ड्यूरिंग अ। ये जो ऊपर वाला MCQs है उसी के पार्ट से रिलेटेड रिफ्लेक्स एक्शन में से ये MCQs लिया गया है। कह रहा है कि रिफ्लेक्स आर्क एक पाथवे है, ये तो हमें पता है कि ये एक पाथवे है, तो ये भी पता है कि यहाँ से इम्पल्स पास होकर जाती है, तो लेकिन कौन से एक्शन के दौरान रिफ्लेक्स आर्क से नर्व इम्पल्स पास होती है, तो उस एक्शन का नाम क्या है? ए है वॉलंटरी एक्शन, बी है नर्वस एक्शन, सी है अनकॉन्शियस एक्शन, डी है रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन ही वो एक्शन है जिसमें नर्व इम्पल्स एक पाथवे के थ्रू, जिसे रिफ्लेक्स आर्क का नाम दिया जाता है, वहाँ से पास करती है, वहाँ से उसका जो पैसेज होता है वो पैसेज जो है रिफ्लेक्स आर्क से होता है, तो उस एक्शन का नाम जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, रिफ्लेक्स एक्शन। जी 49 MCQs the simple reflex circuit includes of the 4 elements of a neural pathway following sequence। कह रहा है कि जो सिंपल रिफ्लेक्स सर्किट होता है उसमें सिर्फ 4 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं एक सीक्वेंस की फॉर्म में, यानी कि रैंडमली मौजूद नहीं होते, एक सीक्वेंस की फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो उनमें हमने बताना है कि ये सिंपल रिफ्लेक्स सर्किट में कौन से पार्ट्स जो हैं वो 4 एलिमेंट्स एक सीक्वेंस में हमने बताने कि जहाँ पे सीक्वेंस में मौजूद हैं, उनका सीक्वेंस हमने करेक्ट करना है। ए है सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड मसल्स। बी है सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन एंड ग्लैंड्स। सी है सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन एंड मसल। डी है एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड मसल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड मसल। हमें पता है कि जब हमारा जो रिसेप्टर है वो नर्व इम्पल्स को सेंसरी न्यूरॉन के पास कंडक्ट करता है, उसके बाद जो इम्पल्स है वो सेंसरी न्यूरॉन से एसोसिएटिव न्यूरॉन के पास जाती है, एसोसिएटिव न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स कंडक्ट होकर मोटर न्यूरॉन के पास जाती है, मोटर न्यूरॉन से वो नर्व इम्पल्स कंडक्शन के थ्रू मसल्स के पास चली जाती है और एक प्रॉपर जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म हो जाता है। तो जो इसका करेक्ट सीक्वेंस जो है वो ए ऑप्शन में मौजूद है, पहले सेंसरी न्यूरॉन, देन एसोसिएटिव न्यूरॉन, देन मोटर
न्यूरॉन एंड देन मसल्स। ये एक सिंपल रिफ्लेक्स सर्किट या सिंपल एक रिफ्लेक्स आर्क का करेक्ट सीक्वेंस मौजूद है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए जी। 50 MCQs है। द सेंसरी न्यूरॉन्स हैव पेन सेंसिटिव एंडिंग्स इन। कह रहा है कि सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं जो रिसेप्टर से नर्व इम्पल्स को रिसीव करते हैं उनमें उनकी जो पेन सेंसिटिव एंडिंग्स होती हैं वो हमारे बॉडी में कहाँ पे या कौन से ऑर्गन पे मौजूद होती हैं। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो है जॉइंट्स, बी ऑप्शन है ईयर्स, सी ऑप्शन है स्किन, डी ऑप्शन है नोज़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी स्किन। स्किन जो है हमारे जिस्म का वो पार्ट है, हमारी बॉडी का वो ऑर्गन है जहाँ पे पेन सेंसिटिव एंडिंग्स मौजूद होती हैं और वो पेन को डिटेक्ट करती हैं और उस नर्व इम्पल्स को सेंसरी न्यूरॉन के पास कंडक्ट कर देती हैं। देन आगे वो इम्पल्स कंडक्ट होती रहती है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्किन सी। 51 MCQs. The sensory neurons have pain sensitive endings in the skin and dash leading to the spinal cord. अब ये ऊपर वाले MCQs से ही रिलेट कर रहा है ये MCQs भी कि सेंसरी न्यूरॉन्स के पास पेन सेंसिटिव एंडिंग स्किन में मौजूद तो होती हैं लेकिन उनके पास फाइबर किस तरह का होता है जो कि आगे नर्व इम्पल्स को स्पाइनल कोड पर कंडक्ट करता है, स्पाइनल कोड तक लेके जाता है। ए ऑप्शन है शॉर्ट फाइबर, बी ऑप्शन है लॉन्ग फाइबर, सी ऑप्शन है थिक फाइबर, डी ऑप्शन है थिन फाइबर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी लॉन्ग फाइबर। सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो पेन सेंसिटिव एंडिंग्स उनके पास स्किन में मौजूद होती हैं और उनके पास लॉन्ग फाइबर होता है जो कि उस इम्पल्स को कंडक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड तक। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 20 लॉन्ग फाइबर। 52 MCQs देखते हैं। द सेंसरी न्यूरॉन्स आल्सो मेक अ साइनेप्स ऑन एसोसिएटिव न्यूरॉन्स नॉट इन्वॉल्व्ड इन द रिफ्लेक्स दैट कैरी सिग्नल टू द ब्रेन। कह रहा है कि सेंसरी न्यूरॉन्स एसोसिएटिव न्यूरॉन्स पे साइनेप्स के थ्रू कंडक्शन करवाते हैं जो कि रिफ्लेक्स में मौजूद नहीं होता और वो सिग्नल्स जो हैं वो ब्रेन के पास चले जाते हैं। तो इसकी क्या रीज़न है? ए ऑप्शन है इन्फॉर्मिंग ऑफ द डेंजर, बी है इन्फॉर्मिंग इट ऑफ द सिचुएशन, सी है इन्फॉर्मिंग इट ऑफ द ट्रैंक्विल पोजिशन, डी है इन्फॉर्मिंग इट ऑफ द कन्फ्यूजन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए इन्फॉर्मिंग इट ऑफ द डेंजर। यानी कि जो सेंसरी न्यूरॉन है वो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स पे जो सिग्नल हैं वो ब्रेन के पास भी कंडक्ट करवा देते हैं। तो इसकी वजह ये होती है कि ब्रेन को या हमारे दिमाग को एक ख़तरे से आगाह करना है कि ये जो डेंजर है या ये ख़तरा जो मौजूद है तो इससे हमें ब्रेन को इसके बारे में इतला देना है। तो इसकी रीज़न ये होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए इन्फॉर्मिंग इट ऑफ द डेंजर। 53 MCQs. Nerve impulse is a wave of electrochemical change which travels along the length of the neuron involving dash across the cell. कह रहा है कि नर्व इम्पल्स, बाय द वे इसने यहाँ पे नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन ही दी है प्रॉपर। ये एक बुक की लाइन है और नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन भी है तो उसको ही इसने MCQs में यूज़ कर दिया है। नर्व इम्पल्स इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। कह रहा है कि नर्व इम्पल्स जैसा कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज ही होता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की वेव, एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की लहर ही होती है एक नर्व इम्पल्स भी, और वो न्यूरॉन की लेंथ के क्रॉस मूव करती है। और उसमें जब वो मूव करती है तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो हमने सीक्वेंस के तौर पे हमें उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिसमें करेक्ट सीक्वेंस भी मौजूद हो और करेक्ट सीक्वेंस भी मौजूद हो और करेक्ट ऑप्शन भी मौजूद हो। ए ऑप्शन है केमिकल रिएक्शंस एंड मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्स, बी ऑप्शन है केमिकल रिएक्शंस एंड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, सी ऑप्शन है फिजिकल एक्शंस एंड मूवमेंट ऑफ आयन, डी ऑप्शन है केमिकल रिएक्शंस एंड मूवमेंट ऑफ आयंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी केमिकल रिएक्शंस एंड मूवमेंट ऑफ आयंस। यानी कि नर्व इम्पल्स एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की लहर ही होती है जो कि न्यूरॉन के क्रॉस मूव करती है, न्यूरॉन की लेंथ के क्रॉस मूव करती है। उसमें इन्वॉल्व क्या होता है, उसमें बेसिक प्रोसेस जो होता है वो यही होता है कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं और आयंस जो हैं वो न्यूरॉन के क्रॉस चेंज होते रहते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की कंडक्शन होती है और वो ही एक नर्व इम्पल्स होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी केमिकल रिएक्शंस एंड मूवमेंट ऑफ आयंस।
54 MCQs है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ, जो इंसानी नर्वस सिस्टम है, इंसान के अंदर जो नर्वस सिस्टम पाया जाता है वो किस चीज़ की टाइप है? ए डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम, बी सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, सी प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम, डी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। ह्यूमन के अंदर, इंसान के अंदर जो नर्वस सिस्टम पाया जाता है वो नर्वस सिस्टम में सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज द टाइप ऑफ सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। ये भी एज इट इज बुक की लाइन है सेकंड ईयर में। 55 MCQs, इट कंडक्ट्स सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। ह्यूमन के नर्वस सिस्टम में वो कौन सा पार्ट है जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और मैसेज को ब्रेन की तरफ लेके भी जाता है और ब्रेन से वापस भी लेके आता है? ए ऑप्शन है ब्रेन एंड बी ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड, सी ऑप्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डी ऑप्शन है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ही नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो ब्रेन से मैसेज लेके भी जाता है और ब्रेन को मैसेज सेंड भी करता है और रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ में, रिफ्लेक्स एक्शन में एक बुनियादी जो है किरदार अदा करता है या मेन वाइटल रोल प्ले करता है, तो वो है स्पाइनल कॉर्ड। 56 MCQs को डिस्कस करते हैं। इट कैरीज सिग्नल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ मसल्स एंड ग्लैंड्स। कह रहा है कि वो कौन सा न्यूरॉन है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल या नर्व इम्पल्स को जो कैरी करता है एंड मसल्स एंड ग्लैंड्स जो कि इफेक्टर्स का काम करते हैं, जो कि इफेक्टर्स कहलाते हैं, उनके पास लेके जाता है ताकि वो अपना वर्क परफॉर्म कर सके। ये कौन से न्यूरॉन का काम है? ए ऑप्शन है सेंसरी न्यूरॉन्स, बी ऑप्शन है ब्रेन, सी ऑप्शन है एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, डी ऑप्शन है मोटर न्यूरॉन्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी मोटर न्यूरॉन्स, क्योंकि हमें पता है कि मोटर न्यूरॉन्स का जो फंक्शन है वो ये है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से उसने जो है मैसेज को रिसीव करना है और वहाँ से मैसेज को कन्वे करना है इफेक्टर्स तक यानी कि मसल्स एंड ग्लैंड्स तक, ताकि एक प्रॉपर जो है फंक्शन परफॉर्म हो सके। इसके अलावा जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उनका वर्क ये है कि उन्होंने मैसेज को कैरी करना है रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास कन्वे करना है, और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स जो हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। तो इस तरह जो मोटर न्यूरॉन्स होंगे वो मैसेज को कैरी करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और इफेक्टर्स को कन्वे करेंगे। तो ये फंक्शन जो होगा सिग्नल कैरी करने का सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स एंड ग्लैंड्स तक, वो होगा मोटर न्यूरॉन्स का फंक्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी मोटर न्यूरॉन्स। 57 MCQs, it controls involuntary responses by influencing organs, glands and smooth muscles। कह रहा है कि वो कौन से नर्वस सिस्टम की वो कौन सी टाइप है जो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज यानी कि जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, हमारे नहीं है कंट्रोल में, उनको कंट्रोल करता है और इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गन्स को, ग्लैंड्स को एंड स्मूथ मसल्स को कि वो अपना अपना जो है फंक्शन वो परफॉर्म कर सकें। तो ये कौन से नर्वस सिस्टम की कौन सी टाइप है? ए है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, बी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सी है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, डी है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल करता है, उनको जो है वो कंट्रोल करता है उसके, और इसमें जो होता है ऑर्गन्स, ग्लैंड्स, मसल्स जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है उनको इसने करना होता है गाइड कि वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें और नॉर्मल बॉडी फंक्शन जो है बॉडी परफॉर्म कर सके। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। 58 MCQs, the central nervous system consists of brain and spinal cord which are protected in। कह रहा है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें हमें पता है कि ब्रेन एंड स्पाइनल कोड होते हैं, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कोड पर मुश्तमिल होता है। और कह रहा है कि इनको जो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड है इनको कितने तरीक़ों से प्रोटेक्ट किया जाता है, कितने तरीके जो इख्तियार किए जाते हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि इनको कोई इंजरी ना आ सके और किसी भी किस्म की जो इंजरी से महफूज रह सकें। तो ए है 2 वेज, बी है 3 वेज, सी है 4 वेज, डी है 5 वेज। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी 3 वेज।
जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद ब्रेन एंड स्पाइनल कोड है, इनको हम 3 तरीक़ों से महफूज करते हैं, 3 तरीक़ों से इनकी प्रोटेक्शन की जाती है ताकि किसी किस्म की इंजरी से इनको महफूज किया जा सके, सेव रखा जाए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, 3 वेज। 59 MCQs है, डैश विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। कह रहा है कि इन ये जो नीचे चीज़ें ऑप्शन दी गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन स्कल का पार्ट है और उसका काम जो है वो ब्रेन की प्रोटेक्शन करना है, दिमाग की हिफाजत करना है। तो ए ऑप्शन है मेनिंजेस, बी ऑप्शन है CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सी ऑप्शन है क्रैनियम, डी ऑप्शन है वर्टिब्रल कॉलम्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, क्रैनियम। क्रैनियम जो है ये स्कल का पार्ट होता है और इसका जो फंक्शन होता है वो ब्रेन को किसी भी किस्म की इंजरी से महफूज रखना होता है। तो ये इसका फंक्शन ही ब्रेन की प्रोटेक्शन होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, क्रैनियम। जी 60 MCQs है, द ब्रेन 60 MCQs है, द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय डैश लेयर ऑफ मेनिंजेस। कह रहे हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कोड जो कि कलेक्टिवली सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाते हैं, वो उनमें जो प्रोटेक्शन मेनिंजेस के ज़रिए की जाती है। तो वो मेनिंजेस की कितनी लेयर्स होती हैं जो इनकी प्रोटेक्शन का काम करती हैं, इनकी हिफाजत का काम करती हैं ताकि इंजरी की सूरत में इनकी हिफाजत की जा सके और कोई सीरियस इंजरी ना हो। तो ए है सिंगल, बी है डबल, सी है ट्रिपल, डी है टेट्रा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, ट्रिपल लेयर ऑफ मेनिंजेस। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड की हिफाजत के लिए मेनिंजेस की 3 तहें मौजूद होती हैं जो कि इनकी प्रोटेक्शन का काम करती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, ट्रिपल लेयर्स। यहाँ तक हमारे नेक्स्ट 30 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के। नेक्स्ट MCQs हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।